नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शरद गुप्ता बीवीएन स्कूल सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो शुरुआत करते हैं कि गाउस लॉ क्या है। तो गाउस लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से क्रॉस होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा बराबर होगा 1/epsilon टाइम्स टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/epsilon टाइम्स टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। सो जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई डॉट ds, जिसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंटीग्रेशन ds उस क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ लाइंस क्रॉस हो रही है। और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस से क्रॉस होती हैं, दैट बिकम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So electric flux passing through a closed surface is always equals to 1/epsilon times to the charge enclosed by that surface. That is the simple Gauss law. अब Gauss law का यूज हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, लेकिन इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक लॉ है, दैट इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कूलॉम्स लॉ है, तो फिर हम गाउस लॉ का यूज क्यों करते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, कूलॉम्स लॉ एक जनरल लॉ है जिसको आप किसी भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या असिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूज करके, इंप्लीमेंट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसी कूलॉम्स लॉ का एक स्पेशल केस है गाउस लॉ। और गाउस लॉ को स्पेशल केस हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि गाउस लॉ को सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसका मतलब अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस पर हम गाउस लॉ का अप्लाई करके बहुत ही इजी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए एक छोटी सी एप्लीकेशन देखते हैं। हम इसी गाउस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। बेसिकली इस टॉपिक में हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P दिया है, जिस पॉइंट P पर हम गाउस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब इस चीज के में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। तो सबसे पहले हमें एक गाउसियन क्लोज्ड सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी। अब जब भी हम गाउसियन सरफेस एज्यूम करते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला कि जो गाउसियन सरफेस हम ले रहे हैं वो इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकली चारों तरफ से कवर अप करे। दूसरी बात कि जो गाउसियन सरफेस हम ले रहे हैं वो इस पॉइंट P, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस पॉइंट P से क्रॉस जरूर। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे पास एक वायर है और जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब इस वायर की शेप हमारे पास सिलेंड्रिकल है, तो इसीलिए हम एक गाउसियन सरफेस एज्यूम करेंगे दैट इज आल्सो अ सिलेंड्रिकल। कुछ इस तरीके से देखिए, ये हमने एक गाउसियन सरफेस एज्यूम करी है दैट इज रिप्रेजेंटिंग गाउसियन सरफेस। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि गाउसियन सरफेस हमने कुछ इस तरह की एज्यूम करी है
कि जो यूनिफॉर्म चार्ज है उसको सिमेट्रिकली कवर अप भी हो रही है, और दूसरा जिस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पी से क्रॉस भी हो रही है। तो दैट इज अवर गाउसियन सरफेस, जिसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे थे क्लोज्ड सरफेस। तो ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस आ गई। अब हमारा पहला टास्क रहेगा कि इस गाउसियन क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है ड्यू टू दिस चार्ज। अगर हम ये एज्यूम करें कि इस गाउसियन सरफेस की लेंथ जो है दैट इज L, और नो डाउट इसकी जो रेडियस है वो हो गई R, जो कि इस डिस्टेंस के बराबर हो। तो सिलेंडर की हमारे पास लेंथ भी आ चुकी है और इस सिलेंडर की क्रॉस सेक्शनल एरिया की रेडियस भी हमारे पास आ चुकी है। अब इस सरफेस के हम तीन पार्ट बना लेते हैं। एक पार्ट हम बना रहे हैं ये, जो कि हमारा बनेगा सरफेस 1। दूसरा इस सरफेस का पार्ट बनाते हैं ये, जो कि दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये हो गया सरफेस S2। और साथ ही जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है उस पूरे सरफेस का हमने एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट ले लिया, दैट इज ds। अब इन तीनों सरफेसेस के लिए पहली सरफेस S1, दूसरी S2 और तीसरी सरफेस हो गई S3। इन तीनों सरफेसेस के लिए हम तीनों सरफेसेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस हो रहा है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा ds, और दोनों की डायरेक्शंस चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन के बेसिस पर ही हम जैसे ही डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ लगेगा cos थीटा, और वो एंगल हमारा डिसाइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ds की डायरेक्शन के बेसिस पर। तो चलिए सबसे पहले S1 में ds की डायरेक्शन देखते हैं। तो किसी भी सरफेस जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो नो डाउट इसमें वेक्टर में अगर है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी। तो किसी भी सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर इसी सिस्टम को हम यूज करें तो आप देखें इस सरफेस S1 की डायरेक्शन इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरीके से बनेगी, दैट इज ds। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वायर है, इस वायर के चारों तरफ है पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप चाहे तो यहाँ अप साइड में दिखा सकते हैं और आप चाहें तो लो साइड में भी दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी तरीके से इस S2 के लिए हम डायरेक्शन डिसाइड करें ds की, तो वो हो गई सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अप साइड। अब बात करते हैं सरफेस S3। इसका हमने एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट लिया है और इसकी डायरेक्शन बनेगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अप साइड में। तो तीनों सरफेसेस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ds, दोनों चीजों की डायरेक्शन हमारे पास आ चुकी है। अब एक एक सरफेस के लिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर सरफेस S1। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस हो रहा है उसको हम φ1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन E डॉट ds, या हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। नो डाउट डॉट प्रोडक्ट हटा के मैंने cos थीटा लगाया है। अब यहाँ पर जो थीटा एंगल हम बता रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें डायग्राम में कि सरफेस S1 के लिए ds और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज 90 डिग्री। सो cos 90 डिग्री बिकम 0। तो φ1 की वैल्यू जो हमारे पास आई, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो φ1 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज 0। सो पहली जो सरफेस थी हमारे पास S1, उसमें से क्रॉस होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास है 0। अब हम बात करते हैं फॉर सरफेस S2। S2 सरफेस के लिए अगर अपन देखें तो इसमें से क्रॉस होने वाले फ्लक्स को हम φ2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन फॉर्मूला इंटीग्रेशन E डॉट ds, या इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है उसको चेक करें। तो सरफेस S2 के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज अगेन 90 डिग्री and as we know that cos 90 degree is equals to 0. So again phi 2 की वैल्यू हमारे पास आई 0. सो सरफेस S1 और सरफेस S2 दोनों में से क्रॉस होने वाले फ्लक्स phi 1 और phi 2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0. अब इससे आगे हम बात करते हैं फॉर सरफेस S3. सरफेस S3 के लिए मान लीजिए इसमें से क्रॉस होने वाला फ्लक्स है phi 3. इक्वेशन बनेगी इसकी इंटीग्रेशन E डॉट ds या हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन E ds cos थीटा. अगेन हम चेक करते हैं थीटा एंगल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल, और सरफेस S3 के लिए ds और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं. इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री. एज वी नो दैट cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो phi 3 की जो वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज इंटीग्रेशन ds. ये हमारे पास थर्ड सरफेस का फ्लक्स आ चुका है. तो हमारे पास तीन सरफेसेस थी. S1 जिसके लिए फ्लक्स कितना है 0, दूसरी सरफेस थी S2 जिसके लिए फ्लक्स कितना है 0, तीसरी सरफेस थी S3 जिसके लिए फ्लक्स आया इंटीग्रेशन EDS. अब हमें इस पूरी गाउसियन सरफेस से क्रॉस होने वाला फ्लक्स निकालना है. सो टोटल फ्लक्स passing through Gaussian surface. टोटल फ्लक्स को हम phi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टोटल फ्लक्स निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका कि तीन फ्लक्स हमारे पास आए थे phi 1, phi 2 एंड phi 3. अगर इन तीनों फ्लक्स को मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो दैट बिकम net flux which is passing through this Gaussian surface. चलिए सर, अब phi 1 की वैल्यू हमने निकाली थी दैट इज 0, phi 2 की वैल्यू हमने निकाली थी दैट इज अगेन 0 और phi 3 की जो वैल्यू हमारे पास है इंटीग्रेशन EDS. So net flux passing through the Gaussian surface that become integration EDS. Right? अब इस इक्वेशन को यहीं छोड़ते हैं और यूज करते हैं हम गाउस लॉ का. So according to Gauss law ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से क्रॉस होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा बराबर होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. ये हमारा गाउस लॉ था. अब इस गाउस लॉ को हम यूज करें तो हमें पता है कि हम ऑलरेडी फ्लक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं. इस वैल्यू को हम यहां यूज करें तो फ्लक्स की जगह हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन EDS दैट इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड. Q एनक्लोज्ड का मतलब वो चार्ज जो कि इस गाउसियन सरफेस के अंदर आ रहा है. अगर हम ये माने कि इस गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है Q, तो Q एनक्लोज्ड को हम सिंपली Q लिख सकते हैं डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0. अब अगर आप देखें यहां से वापस अपन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ds दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0. अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि इंटीग्रेशन ds किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. बेसिकली इंटीग्रेशन ds इस गाउसियन सरफेस के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. राइट? सो इंटीग्रेशन ds का मतलब है एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस. और जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो गाउसियन सरफेस है उसकी शेप कैसी, सिलेंडर, और एक सिलेंडर का एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच. 2 पाई आर इसकी रेडियस हो गई और h मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि हमने हाइट ले रखी है L.
तो नो डाउट इस सिलेंडर का एरिया हो जाएगा 2πr, हाइट की जगह हम लेंगे लेंथ दैट इज l। अब अगर इस वैल्यू को हम यहां यूटिलाइज करें इस इक्वेशन में, तो E इंटीग्रेशन ds की जगह अपन ये वैल्यू रख सकते हैं 2πr l, दैट इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन g। अब यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ जाती है q अपॉन में 2 epsilon naught r n, and that is the formula of electric field due to uniformly charged straight wire। किसी भी एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी q अपॉन 2 epsilon 0 r n। अब अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं काम करता हूं कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो E इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ 2q आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 एप्सिलॉन 0 r l। अब आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है अपॉन में 4 एप्सिलॉन 0। हम पढ़ चुके हैं k की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन 0। इस वैल्यू को यानी 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 को हम k लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा 2k 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन की जगह q डिवाइडेड बाय r l। एक फॉर्मूला यहां ये क्रिएट हो जाता है। ये दोनों फॉर्मूले हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब हमें वायर की लेंथ पता हो, राइट? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लेंथ आ रही है, यहाँ पर भी लेंथ आ रही है। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में अगर हमें वायर की लेंथ पता हो तो हम इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। लेकिन सोचिए अगर हमें कोई वायर दे दिया जाए जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग, और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगा तो हमें लेंथ का तो अंदाजा नहीं हो सकता। तो इस फॉर्मूले को हम इनफाइनाइट लेंथ के लिए अगर मॉडिफाई करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे वो देखिए। फॉर infinite length of wire, तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि अगर हमारे पास वायर की लेंथ इनफाइनाइट दी हुई तो आप देख सकते हैं यहां पर इस फॉर्मूले में यहाँ Q आ रहा है और डिवाइड में L भी आ रहा है, और हमें पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैम्डा से, जहां लैम्डा कहलाता है लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। सो Q अपॉन L को मैं लैम्डा से रिप्लेस कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा 2k, Q अपॉन L की जगह आ गया लैम्डा डिवाइड बाय R। यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आ जाता है। अब आप इस फॉर्मूले में गौर करें तो यहाँ लेंथ का कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा कि वायर की लेंथ कितनी है। तो अगर हमारे पास एक वायर हो जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग है तो उसकी अगर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो फिर हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा E इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन R, जहां पर R हो जाएगी डिस्टेंस वायर से जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की डिस्टेंस, लैम्डा हो जाएगा लाइन चार्ज डेंसिटी, k की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 × 10⁹। तो सारी वैल्यूज रख के हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हमने गाउस लॉ के बारे में पढ़ा, और गाउस लॉ को यूज करते हुए हमने एक स्ट्रेट वायर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए। सो आज की एक एप्लीकेशन हमने पूरी कर ली है। इसी के अलावा आप ही के सिलेबस में गाउस लॉ की और भी एप्लीकेशन जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।